Hello dear students, I have come up with a new topic of class 11th, chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. In this chapter, I'm going to discuss about a topic that is genesis of periodic table. जेनेसिस ऑफ पीरियड टेबल का मतलब है कि जो पीरियड टेबल आज हम केमिस्ट्री में देखते हैं विच इज़ नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, उसकी हिस्ट्री क्या है, समय के साथ साथ पीरियड टेबल में किस तरह की मॉडिफिकेशंस हुई हैं, राइट। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन सब को समझने से पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल and why do we need periodic tables. Okay, so as you all know, up to the end of 17th century only 31 elements were known. मैं यहाँ कुछ डेट मेंशन कर रहा हूँ। 1800 तक 31 elements were known. 1865 तक 56 elements were discovered. 1869 तक ये संख्या 63 तक पहुंच गई और आज 2020 में we know about 118 elements. अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। देखिए, up to the end of 17th century or 1800, okay, only 31 elements were known, so it was very easy to study and remember the properties of these elements, right. but जैसे से डिस्कवरी एलिमेंट्स की बढ़ती गई, now it became difficult to remember the numerous properties of these elements and their compounds, right. तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि इन्हें किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया जाए ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना इजी हो जाए, राइट। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? Periodic table, the arrangement of elements, the arrangement of elements according to their properties, so that the elements having similar properties can be grouped together in a टेबुलर फॉर्म, राइट। तो जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्हें इस तरह से अरेंज करना था ताकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की उन्हें एक साथ एक ग्रुप में रखा जाए टेबुलर फॉर्म में, राइट। दिस इज पीरियोडिक टेबल, गॉट इट। अब इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है? डेवलपमेंट of periodic table, तो सबसे पहले नाम आता है डॉबरेनर, राइट।
Dobryner tried. In 1817, he gave this law, right? उसने क्या किया, अब आप देखिए इन 1817 में अप्रोक्सीमेटली 3140 एलिमेंट्स के बारे में मालूम था। तो उसने क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स with similar properties in a group of three known as triad। ठीक है, उसने एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्हें एक ग्रुप में रखा जिसको ट्राइड बोला। ठीक है, he found that the atomic weight of middle element of each triad is roughly or exactly equal to the average of other two एलिमेंट्स, राइट। मतलब उसने क्या किया, तीन एलिमेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और इन तीन एलिमेंट्स में जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एंड देयर एवरेज। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल उसने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। अब आप देखिए एटॉमिक वेट जो सोडियम का है वो पोटेशियम और लिथियम का एटॉमिक वेट के सम का एवरेज है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है 23। यहाँ देखिए 23। क्लियर है? ये था डॉबिनर ट्राइड। नेक्स्ट, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, बट इससे पहले आप समझिए कि इस डॉबिनियर ट्राइड की एक सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है, इट सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, मीन्स all the elements could not be grouped in triad, right? So जो नेक्स्ट जो लॉ था वो दिया था न्यूलैंड्स लॉ, ऑक्टेव लॉ, octave law। He gave this law in 1865 when approximately 56 elements were known। Okay, he arranged all known
elements horizontally according to increasing atomic mass, right? He found that the elements with similar properties, the elements with similar properties get repeated itself at the eighth position, just like the musical sound, right? Just like a म्यूजिकल स्केल। ओके, जैसे संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प द नी, उसके बाद से सा रिपीट होता है। उसी तरह से न्यूलैंड ने कहा था कि जो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो हर एक 8वें पोजीशन में रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब 8वां जो एलिमेंट है सोडियम, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करती है लिथियम से, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर नेक्स्ट 8वां जो एलिमेंट है वो इस फर्स्ट वाले में जाएगा, पोटाशियम, कैल्शियम, राइट। लेकिन इस लॉ की सबसे बड़ी जो लिमिटेशन ये थी कि दिस कंसेप्ट होल्ड गुड अप टू लाइटर एलिमेंट्स, राइट, लाइटर अप टू कैल्शियम, सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी। और दूसरी इसकी जो लिमिटेशन थी, दूसरी जो इसकी जो डिमेरिट्स थी वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड नो न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, नो न्यू एलिमेंट्स would be discovered in future, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table. He gave this periodic table in 1869 when approximately 63 elements were known, right? तो मेंडलीव ने क्या किया, उस वक्त जब 63 एलिमेंट्स का नॉलेज था तो उसने 63 कार्ड्स बनाए। उन 63 कार्ड्स पे उन्हें सभी 63 एलिमेंट्स को हर एक कार्ड पे उनका नाम लिखा और उनकी 2 प्रॉपर्टी लिखी और उन्हें इस तरह से अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ओके, एंड ही गॉट some columns, right?
सम कॉलम्स, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम, that is 7 horizontal columns, राइट, जिनको नाम दिया गया पीरियड, और वर्टिकल कॉलम 8 वर्टिकल कॉलम जिनको बोला गया ग्रुप्स। ठीक है, उसने 8 ग्रुप बनाए और उनको रोमन में लिखा उसने 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 ग्रुप बनाए। और उसने फर्दर इन 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया 2 सब ग्रुप्स में, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया इसको, जैसे फर्स्ट ए, फिर फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरह से इन 7 ग्रुप को इसने फर्दर डिवाइड किया 2 सब ग्रुप में, एक्सेप्ट 8th ग्रुप। उसने 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, उसने 8th ग्रुप में क्या किया, 3 एलिमेंट्स रो में लिए, राइट, 3 एलिमेंट्स लिए, एंड दीज ऑल एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की जो सबसे बड़ी जो मेरिट थी, सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज था, वो ये था कि फर्स्ट टाइम किसी भी एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना शुरू किया गया। तो इस सबसे बड़ी मेरिट क्या थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सेकंड जो सबसे बड़ी जो इसकी मेरिट थी, दैट इज करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मास। मेंडलीफ से पहले जिन एलिमेंट्स की एटॉमिक मास गलत कैलकुलेट हुई थी, उनको करेक्ट किया मेंडलीफ ने। जैसे फॉर एग्जांपल, मेंडलीफ से पहले जो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, दैट वाज 13.5, और ये कैसे किया, एटॉमिक मास is equal to equivalent weight multiply वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट होता है बेरिलियम का 4.5, और उस वक्त वैलेंसी ली गई 3 बेरिलियम की, इस तरह से 13.5 आया। बट मेंडलीफ ने कहा कि द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2 नॉट 3, तो बेरिलियम का वैलेंसी 2 था, तो इस तरह से 9 आया एटॉमिक मास बेरिलियम का। सो मेंडलीफ कैलकुलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 13.5 टू 9, 13.5 टू 9, ये बहुत बड़ी एक मेरिट्स थी उसकी। और तो तीसरी जो सबसे बड़ी मेरिट थी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि भविष्य में कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, उसके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार कोई भी एलिमेंट्स भविष्य में डिस्कवर नहीं होंगे। बट मेंडलीफ ने कहा था कि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो उसको एक अपने पीरियड टेबल में एक अलग जगह दी गई, और उन एलिमेंट्स को कहा गया एका एलिमेंट्स, एका एलिमेंट्स। संस्कृत वर्ड यूज किया उसने,
eka, which means next, right? For example, एका बोरोन। अब एका बोरोन आज के टाइम पे किसको बोलते हैं? स्कैंडियम को, राइट? एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम, जिस आज के टाइम पे गैलियम को बोलते हैं। तो जो भी नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर एक जगह थी, राइट? ये थी मेंडलीव की इंपॉर्टेंट मेरिट्स। अब कुछ डिमेरिट्स भी हैं मेंडलीव की, और सबसे बड़ी जो डिमेरिट है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ डिमेरिट्स क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है? मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर उनको अरेंज किया है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास है, बिकॉज आइसोटोप आर द सब्सटेंस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उन तीनों आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सेपरेट प्लेस होनी चाहिए थी, बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं था, राइट? तो सबसे बड़ी डिमेरिट्स इसकी ये थी। दूसरी डिमेरिट है जिसको आप डिमेरिट नहीं भी बोल सकते हो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज एनोमलस, राइट? तो इतनी बड़ी डिमेरिट्स नहीं है इसकी ये। अब नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, it was given by Henry Moseley। Henry Moseley in 1913। इसने क्या किया? He measured the frequency of X-rays emitted by metal on bombarding high speed electrons on them, and he plotted a graph between square root of frequency versus atomic number। अब पहली बार एलिमेंट्स की जो स्टडी हो रही है वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पे हो रही है, राइट? तो he found that a straight line was observed which was not found in case of atomic mass। means he found that atomic number is more fundamental than atomic mass, right? So therefore modern periodic table was
sorry, therefore, modern, not modern, therefore Mendeleev periodic table. Mendeleev's periodic table was modified into modern periodic टेबल, जिसको आज आप देखते हैं, राइट. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, राइट. और उस पीरियड टेबल में देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic number. Atomic number, right? Means if the elements are placed according to their increasing atomic number, then the elements with similar properties get repeated itself after a regular interval of time. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करें तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, ठीक है, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होंगी? रिपीट होंगी. ठीक है, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और आज इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के रूप में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं. गॉट इट? सो आई होप whatever I taught you today, you must be understood. Thank you so much.